नमस्कार। बंगाल चुनाव में इस बार खेला तो खूब हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये खेला आखिर है किसके बीच? क्या ये सियासी पार्टियों के बीच की जंग है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? चलिए आज इसी की पर्दे खोलते हैं। तो देखिए, बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल का ये चुनाव सिर्फ बीजेपी और टीएमसी का मुकाबला है या फिर असल लड़ाई ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच में लड़ी जा रही है? क्योंकि चुनाव से ऐन पहले 27 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से गायब हो जाना और ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जो पहले कभी नहीं देखी गई, ये कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव आखिर इतना अहम क्यों है। ये उनके लिए सिर्फ एक और राज्य का चुनाव बिल्कुल नहीं है। देखिए, बीजेपी के लिए बंगाल जीतना एक लिटमस टेस्ट जैसा है। ये साबित करने का मौका है कि वो सिर्फ हिंदी बेल्ट की पार्टी नहीं, बल्कि एक पैन इंडिया, एक सच्ची राष्ट्रीय पार्टी है। और शायद इसीलिए इस बार बंगाल जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया गया है। चलिए अब इस कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इस चुनाव को सबसे अलग और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद बनाता है, यानी चुनाव आयोग की भूमिका और उसके कुछ हैरान कर देने वाले फैसले। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। जब मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा था तो वहां सीएपीएफ की 290 कंपनियां भेजी गई थी, लेकिन बंगाल चुनाव के सिर्फ पहले चरण के लिए 2400 कंपनियां तैनात कर दी गईं। भारत के चुनावी इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और फिर आता है ये नंबर जो किसी को भी हैरान कर देगा। चुनाव से ठीक पहले एक खास प्रोसेस के जरिए करीब 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। और आरोप ये है कि ये नाम ज्यादातर उन इलाकों में काटे गए जहां जीत हार का अंतर बहुत मामूली रहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। इन 27 लाख लोगों में से सिर्फ 138 लोग ही किसी तरह अदालत तक पहुंच पाए। और जानते हैं क्या हुआ? उनमें से 136 लोगों के नाम वापस लिस्ट में जोड़ने का आदेश दे दिया गया। अब सोचिए, अगर बाकी लोगों को भी ये मौका मिलता तो क्या 55 लाख से ज्यादा लोगों को अपना वोटिंग का अधिकार वापस मिल जाता? सवाल बड़ा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे फरमान भी जारी किए जिनसे लोकतंत्र से ज्यादा एक तरह की तानाशाही का माहौल बन गया। जैसे रात में बाइक चलाने पर पाबंदी, टूरिस्ट्स को कुछ जिले खाली करने का ऑर्डर, एक साथ 483 अधिकारियों का ट्रांसफर और 800 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी का आदेश, जिनमें से ज्यादातर कथित तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ता थे। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि जब बात सत्ता की आती है ना, तो राजनीतिक विचारधारा कितनी फ्लेक्सिबल हो जाती है। और इसका सबसे मजेदार उदाहरण है बंगाल की मछली पॉलिटिक्स। अब देखिए, जो पार्टी उत्तर भारत में नॉनवेज स्टॉलों के खिलाफ अभियान चलाती है, जिसके राज में सरकारी दावतों में सिर्फ शाकाहारी खाना परोसा जाता है, उसी पार्टी के नेता बंगाल में वोटरों को लुभाने के लिए कैमरे के सामने बड़े चाव से मछली खाते दिख रहे हैं। भगवा गमछा पहने अनुराग ठाकुर का मछली खाना शायद इसका सबसे बड़ा सिंबल है। और हद तो तब हो गई जब असम के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी को मांस खाने का चैलेंज ही दे डाला। ये दिखाता है कि सत्ता के खेल में विचारधारा कई बार सिर्फ एक सुविधा बनकर रह जाती है। अब आते हैं बीजेपी के एक और सबसे बड़े चुनावी वादे पर, जिसकी गूंज हर रैली में सुनाई देती है। ये वादा है घुसपैठियों को बाहर निकालने का। चलिए देखते हैं कि जमीनी हकीकत और आंकड़े क्या कहते हैं। तो नारा यही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल से एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को बाहर निकाल दिया जाएगा। पर क्या ये वादा हकीकत के धरातल पर खरा उतरता है? लेकिन असलियत इन दावों से काफी अलग दिखती है। आंकड़े बताते हैं कि यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के राज में करीब 90,000 लोगों को वापस भेजा था। वहीं मौजूदा एनडीए सरकार अपने लगभग इतने ही कार्यकाल में सिर्फ 2 से 3,000 लोगों को ही डिपोर्ट कर पाई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए जिंदा रखा जा रहा है? चलिए अब जरा पैसों की बात करते हैं, उन वादों की जो पार्टियां कर रही हैं और उस आर्थिक हकीकत की जिसमें बंगाल आज जी रहा है। चुनाव है तो जाहिर है मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का कंपटीशन भी है। बीजेपी बेरोजगारों को 3,000 रुपए और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा कर रही है। तो दूसरी तरफ टीएमसी की सरकार पहले से ही महिलाओं और युवाओं को हर महीने कैश दे रही है। पर इन वादों के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी है।
बंगाल का जीएसडीपी पर कर्ज का अनुपात 40% है। मतलब पंजाब के बाद ये देश का दूसरा सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा राज्य है। हालत ये है कि राज्य पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो राज्य की कमाई है 67,000 करोड़ और खर्चा है 1,30,000 करोड़, यानी कमाई से लगभग 2 गुना खर्चा। और इस गैप को भरने के लिए लगातार और कर्ज लेना पड़ रहा है। चिंता की बात यह है कि किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में इस कर्ज को कम करने या इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का कोई ठोस प्लान नहीं दिखता। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ा सवाल उठता है, जो कुछ आज बंगाल में हो रहा है उसके पूरे भारत के लिए क्या मायने हैं। एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। यानी बंगाल जो आज सोचता है, भारत उसे कल सोचता है। लेकिन इस चुनाव को देखकर लगता है कि ये कहावत एक गंभीर चेतावनी की तरह है। और यहीं पर हम इस सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। अगर किसी चुनाव में चुनाव कराने वाली संस्था यानी चुनाव आयोग ही मुख्य विपक्ष की तरह काम करने लगे, तो क्या यही चुनावी मॉडल हमें भविष्य में पूरे भारत में देखने को मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इसकी नींव शायद आज बंगाल में रखी जा रही है।